आज की बड़ी खबर में बात करेंगे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने पहले यह कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं है। इस पर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। किसी ने कहा लड़ेंगे साहब, किसी ने कहा नहीं लड़ेंगे। लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव ने कहा कि अब वो चुनाव लड़ेंगे। तो कहां से लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे कन्नौज से। कन्नौज, जिस सीट के ऊपर कभी 21 वर्षों तक समाजवादी पार्टी का दबदबा था और वो सीट उसने गंवाई थी डिंपल यादव के हारने के बाद सुब्रत पाठक से। उसी सीट पर कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। वैसे तो पहले उन्होंने अपने भतीजे के बारे में कहा था, तेज प्रताप यादव के बारे में, कि तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन चुनावी रणनीतिकारों ने और उनके सलाहकारों ने कहा कि तेज प्रताप यादव सुब्रत पाठक का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस सुब्रत पाठक ने चुनाव दर चुनाव अपने वोट शेयर में बढ़ोतरी की, पहले वो अखिलेश यादव से हारे, फिर वो डिंपल यादव से हारे और तीसरी बार में उन्होंने डिंपल यादव को हरा दिया। लगभग 12,353 वोटों से हरा दिया। और कन्नौज जो इत्र नगरी है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उसके अंदर उन्होंने भगवा लहरा दिया। इस बार उसी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि वहां से वो इस बार ऐसे कैंडिडेट को उतारें जो चुनाव जीत जाए। इसलिए इस बार खुद कमर कस ली है अखिलेश यादव ने और कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल यानी कि कल वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं कन्नौज से। तो कन्नौज की सीट कितनी महत्वपूर्ण है, इसी पर चर्चा करेंगे आज। और एक बात पर और चर्चा करेंगे, कुछ सवाल है हमारे सामने, वो ये है कि आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया कन्नौज की सीट से। दूसरा सवाल, सुब्रत पाठक कौन है जिन्होंने कन्नौज के अंदर भगवा लहराया और उन्हें इसके इनाम के रूप में मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया? ये है सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक की मदर यानी कि माताजी वो भी राजनीति में है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है सुब्रत पाठक के ऊपर। तो ये बार बार है और एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्यों समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को बदल रही है? किसी सीट पर 2 बार, किसी पर 3 बार ये पार्टी बदल रही है और जिसको लेकर बार बार एक तंज कसा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि परिवारवाद, परिवार की तरफ से अब तक 5 लोगों को मैदान में उतारा जा चुका है, जिसमें डिंपल यादव पत्नी, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, तेज प्रताप यादव, आदित्य यादव, अक्षय यादव भतीजे, ये लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। शिवपाल यादव भी इसके अंदर हैं। ये परिवार के लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, यादव परिवार से, यानी कि मुलायम सिंह परिवार से। इसी पे चर्चा करेंगे कि कहां कहां से प्रत्याशी बदले गए, क्यों प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, क्या रीजन है, और कन्नौज से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, इसके पीछे क्या वजह है। और यदि कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो गया, सुब्रत पाठक ने फिर से भगवा लहरा दिया, तो क्या होगा राजनीतिक भविष्य अखिलेश यादव का। इसी पे 2 खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे। मेहमानों को जुड़ने से पहले एक बाइट, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनते हैं। कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही जनता कि पहले ही चरण में रुझान आने शुरू हो चुके हैं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो 4 जून को जो पता चलेगा उससे पहले ही पता चल गया कि क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस हर पार्टी के नेता में होना चाहिए, उनके अंदर भी है, दिखाई देता है। लेकिन फैसला तो जो है 4 जून को ही होगा।
तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप भटनागर जुड़ेंगे और अमलेंद्र त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ में। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इंडिया अलायंस के सहभागी हैं। सबसे पहले अमलेंद्र त्रिपाठी, आप ही से शुरुआत करूंगा। आपके जो गठबंधन के साथी हैं अखिलेश यादव अचानक से कन्नौज पहुंचकर कह रहे चुनाव लड़ेंगे, तेज प्रताप यादव पर भरोसा नहीं रहा या डिंपल यादव? बिल्कुल जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया जा रहा है। कौन कैसे चुनाव लड़ेगा ये उस पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी तय करती है। देखिए, बहुत ही दुखद और चिंताजनक है कि जिस देश में मीडिया वालों को सवाल सत्ता पक्ष से पूछने चाहिए वो विपक्ष में आज दिलचस्पी ले रहा है। अच्छा, तो विपक्ष से सवाल नहीं पूछनी चाहिए मीडिया को? मीडिया को विपक्ष के सामने खामोश हो जाना चाहिए, एकदम से सवाल ना पूछे मीडिया भी विपक्ष से भी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल बिल्कुल पूछिए। देखिए, आपने एक बार भी ये नहीं पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के, अरे उनका टर्म आएगा उनसे पूछेंगे भाई। आपने एक बार भी, अरे पहले आप अपनी बात कीजिए ना। अरे सवाल पूछने के लिए ही तो बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया है अमलेंद्र त्रिपाठी। तो ये सवाल भी पूछने चाहिए थे। सुन लो, देखिए, अखिलेश यादव जी सक्षम नेता है और डिसीजन लेने में भी सक्षम है, तो वो तय करेंगे। हो सकता है उनको लग रहा है कि हमारे लड़ने से सेंट्रल यूपी में हमारे जो इंडिया गठबंधन उसको ताकत मिलेगी, तो बिल्कुल उनका स्वागत है। और हर पार्टी को एक अधिकार है कि वो अपने हिसाब से तय करे, अपने लोगों की बात माने। देखिए, उन्होंने अपने परिवार में टिकट दिया था, जो प्रत्याशी थे मजबूती से लड़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, वहां के कई लोगों ने, आपने कुछ सुना होगा मीडिया के माध्यम से, लोगों ने आवाज उठाई, वहां के संगठन ने, वहां के जो जनता वहां उसने, कि अखिलेश यादव को लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव को लड़ने से बिल्कुल थोड़ी ग्रेविटी मिलेगी, थोड़ी ताकत मिलेगी, तो वही उनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी पार्टी, चलो जनता की डिमांड पे अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता की डिमांड पर। ठीक है, जनता की डिमांड पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल अचानक से तेज प्रताप यादव पहले जनता की डिमांड पे उम्मीदवार नहीं थे, वो पार्टी की तरफ से उम्मीदवार, परिवार की तरफ से उम्मीदवार थे। जनता ने कहा ना ये व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें अखिलेश यादव चाहिए। चलिए खैर, नहीं, परिवार से तो आपके 5 लोग हैं, जिसमें देखिए डिंपल यादव है, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव है, तेज प्रताप यादव है, आदित्य यादव, अक्षय यादव है, शिवपाल यादव है। ये परिवार के लोग हैं आपके जो चुनावी मैदान में है। अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह की, पंकजा मुंडे, ये किसके हैं? चलिए, राजनीति के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से परिवार के लोग हैं। बाकी के जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो कितने लोग जो हैं, कितने जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है, वो तो खैर वो सभी को पता है। ये आपकी पार्टी में भी है और बीजेपी में भी है, सभी में है, बिल्कुल यही चीज है। ठीक है, मैं ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं प्रदीप भटनागर से। प्रदीप भटनागर जी, ये कैसे देख रहे हैं आप, अचानक से जो है सुब्रत पाठक के सामने तेज प्रताप यादव की बजाय अखिलेश यादव चुनावी मैदान में आ गए? देखिए, अभी तो बहुत कुछ तमाशा और ड्रामा होगा। हम देख रहे हैं कि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, मतलब अभी तो खैर अभी एस टी हसन साहब जो है उनका टिकट काट दिया जी। चलिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, जैसी आपकी आवाज पहुंचती है। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी, बोलिए। तो मैं यही कह रहा हूँ, पार्लियामेंट कमेटी की बात करें, समाजवादी पार्टी की अपनी पार्लियामेंट कमेटी, यहाँ की अपनी पार्लियामेंट कमेटी, कांग्रेस की, क्या लेने देना। मगर सबसे समस्या तो यह है कि आप कन्नौज से आप जो, क्योंकि हारे हुए लोग प्रत्याशी, हारे हुए प्रत्याशी है कन्नौज में, भाजपा के सांसद थे, तो अपना जोर आजमाने दोबारा जा रहे हैं। तो देखना तो यह है कि इन्होंने जो अपने भाई को हटा के अभी खुद चुनाव लड़ देगा। आज खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जनता की डिमांड आ रही है। अब पता नहीं कौन सी जनता की डिमांड आ रही है, तो ये बताएंगे। जो लोग 12 बजे सो के उठते हैं, 2 बजे नाश्ता करते हैं, उनको पता नहीं कौन सी जनता से सूचना मिल गई है। समस्या यही है कि ये, और कांग्रेस की लीजिए 17 सीट विचारों को दी है करीब, अब प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। तो ये दिक्कत ही है कि अभी ये मुझे पंकजा मुंडे और सब चीजों के नाम गिना रहे थे, इन्हें खानदानी धरोहर नहीं मिली भाजपा की कि आपको उठा के टिकट मिल गई। पहले संगठन में कार्यकर्ता के रूप में काम करना पड़ा और प्रदेश प्रदेश जाके, जिले जिले जाके, तब जाके टिकट मिलती है। ये नहीं मुलायम सिंह जी के बेटे हैं अखिलेश जी, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, शिवपाल जी उनके भाई हैं तो उन्हें सांसद बना दिया। अगर कांग्रेस के मुखिया हैं गांधी परिवार के सोनिया जी, तो उन्होंने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, बेटी को राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। तो ये पारिवारिक सिस्टम जो चल रहा है, देखिए ना, उसी तरह बिहार के अंदर है, उसी तरह आप चले जाइए साउथ, तमिलनाडु चले जाइए, आंध्रा चले जाइए, उसी प्रकार कांग्रेस ने वहां भी बीज बो रखे। तो ये जो बात बता रहे हैं आप भाजपा के विषय में, तो भाजपा की जो पार्टी को कह रहे हो ना आप,
तो किसको देखिए। और अनुराग ठाकुर एक बार के सांसद नहीं है। और पंकजा मुंडे जो है पहले महाराष्ट्र के अंदर पहले प्रदेश कमेटी में रही, फिर राष्ट्रीय कमेटी में रही, उसके बाद एक किसी बॉडी की मेंबर रही, तब जाके टिकट मिलता है। ये कांग्रेस नहीं है साहब। तो थोड़ा यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो सीडीए देखिए। अब हाँ एक चीज और बताइए भाई, ये अभी मैं एक बाइट सुना रहे थे आप की अखिलेश जी की, तो वो व्यापारियों की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो कभी वो पीडीए की बात करते हैं। ये जब पीडीए जिताएगा या व्यापारी जिताएंगे? ना तो उन्होंने व्यापारियों के लिए काम किया अपने शासन काल के अंदर। रोज हर जिले के अंदर सुनारों की दुकान, व्यापारियों को गोली मारी जाती थी, तब अखिलेश जी तो नहीं थे, आज व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, फिलहाल नहीं, हम कन्नौज पर रहेंगे, कन्नौज पर ही रहेंगे। व्यापारियों के पास जा रहे हैं, वो चुनाव में सब होता है, चुनाव में होता है, लोग सब लोग जाते हैं, आप लोग भी जा रहे हैं, वो लोग भी जा रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, सभी के पास जाना चाहिए। फिलहाल यह है कि कन्नौज से चुनाव लड़ने का मन बनाया है और डिंपल यादव को पिछली बार सुब्रत पाठक ने हरा दिया था लगभग 12,553 वोटों से। और इससे पिछली बार जब डिंपल यादव से सुब्रत पाठक हारे थे तब जो है वोट परसेंटेज काफी कम था। सुब्रत पाठक का 48% के आसपास वोट शेयर था और डिंपल यादव का 49, यानी तीसरी बार में पटकनी दे दी सुब्रत पाठक ने, भगवा लहरा दिया कन्नौज में। तो इस बार सुब्रत पाठक के सामने अखिलेश यादव होंगे खोई हुई जमीन हासिल करने की चुनौती है। यदि ये जो चुनौती है सुब्रत पाठक के लिए है या फिर अखिलेश यादव के लिए है, क्योंकि अखिलेश यादव को अपनी खोई हुई जमीन हासिल करनी है, कन्नौज की सीट हासिल करनी है, और वो सुब्रत पाठक जो है एक बार उनकी धर्मपत्नी को हरा चुके हैं चुनावी मैदान में। तो ये किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिलहाल यहां पर हम तो थोड़ा दूसरा समझ लेते हैं सुब्रत पाठक को लेकर। सुब्रत पाठक के ऊपर देखकर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है ही कि उन्होंने छात्र जीवन से राजनीति की और जिस तरीके से अपने कॉलेज लेवल तक वो पहुंचे, फिर उन्होंने वहां पर एक ऐसी जगह पर कमल खिला दिया जहां पर कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। एक सवाल है इसके अंदर बार बार जो हम समझना चाह रहे हैं कि ये जो प्रत्याशी बदलने की जो एक आदत बन गई अखिलेश यादव की, कैसे देखते हैं आप लोग? मैं अमलेंद्र त्रिपाठी से पूछ रहा हूं कि आपने इतने प्रत्याशी बदले, मतलब इसकी चर्चा हो रही है कि एक फैसला सही से नहीं कर पाए कि किसको चुनाव लड़वाना है किसको नहीं लड़वाना है, बार बार आप प्रत्याशी बदल देते हैं। बदायूं से पहले धर्मेंद्र यादव थे, बाद में फिर शिवपाल यादव को कहा, शिवपाल यादव ने मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर आदित्य यादव आ गए, परिवार से आए हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। फिर सुल्तानपुर से जो है पहले भीम निषाद आपके प्रत्याशी थे, फिर उसकी जगह पर राम भुवल निषाद प्रत्याशी हो गए आपके, वहां भी बदल दिया आपने। बागपत में पहले मनोज चौधरी को टिकट दिया, फिर मनोज चौधरी जगह पूर्व विधायक जो है साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया आपने, यहां भी कंफ्यूजन बरकरार था आपका। मेरठ से पहले भानु प्रताप को टिकट दिया, बाद में अतुल प्रधान को टिकट दे दिया आपने, यहां भी आपका कंफ्यूजन बरकरार था जो सरदना से विधायक है। तो ये नोएडा में पहले राहुल अवाना को टिकट दिया, फिर बाद में महेंद्र नागर को टिकट दे दिया आपने। मतलब इतने कंफ्यूजन। मिश्रिक से जो है रामपाल राजवंशी थे, फिर बाद में बेटे मनोज राजवंशी को दिया, बेटे पे बात नहीं बनी तो पत्नी संगीता राजवंशी को टिकट दे दिया। मतलब इतना कंफ्यूजन टिकट बंटवारे में। रामपुर में असीम रजा थे, असीम जगह मौलाना महबुल्ला नदवी को दे दिया। मुरादाबाद में एसटी हसन को टिकट देने जा रहे थे, बाद में फिर विची वीरा को दे दिया। बिजनौर में यशवीर सिंह की जगह जो है दीपक सैनी को टिकट दे दिया। अरे भाई ये इतना कंफ्यूजन क्यों था अखिलेश यादव के मन में, ये पब्लिक जानना चाह रही है। टिकट बंटवारे में या प्रत्याशी की घोषणा में इतना कंफ्यूजन क्यों आपके सहयोगी को, जिसके कंधे पर रखकर आप पूरे यूपी की राजनीति जो है चुनावी राजनीति पार करना चाह रहे हैं? अब मैं जवाब दे लूं जी। हाँ बोलिए ना। देखिए बिल्कुल आपने अभी जो बातें कही मैं इसको जवाब दूं। पहले जो अभी हमारे साथी ने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है या संगठन काम करना पड़ता है। देखिए कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता रहा हो, गांधी परिवार का ही भले क्यों न हो, देखिए राजीव गांधी जी ने सेवा दल में काम किया था, राहुल गांधी जी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में काम करके टिकट पाने की प्रोसेस में आए थे। तो हर पार्टी में लगभग ऐसा होता है एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी जी। खैर अब हम एक इसका उदाहरण भी हम दे देते हैं
कि अमित शाह जी का लड़का जय शाह इतने क्रिकेट मैच खेले हैं और क्या किया जो उसको एकदम से बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया, उसका जवाब नहीं दिया। चलिए अब आपकी बात का सवाल चाहते हैं कि टिकट क्यों। देखिए 2024 का चुनाव करो या मरो का चुनाव है, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे तंत्र को कब्जे में लेकर चुनाव लड़ रही है, वो साम दाम दंड भेद छल कपट सबसे चुनाव जीतना चाहती है, जो उसको बस में आएगा। आपने गुजरात में देखा कैसे एक प्रत्याशी का नॉमिनेशन कैंसिल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी था उसको विजय घोषित कर दिया गया। अरे वो तो भैया आप ही का आदमी है, उससे कहा नॉमिनेशन कैंसिल हुआ। अरे ना गलत जानकारी नहीं, हमारे चैनल पे बैठ के गलत जानकारी नहीं। सूरत में जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उसी ने अपने प्रस्तावक से गलत सिग्नेचर करा है, वो भी उसके रिश्तेदार थे, एक बहनोई है, एक पार्टनर है। बताइए यदि गलत सिग्नेचर होंगे, गलत शपथ पत्र दिया जाएगा तो रिजेक्ट तो होगा ही ना। तो इसमें बीजेपी कहां से जिम्मेदार हो गई? ये जब नामांकन प्रक्रिया निकल जाती है उसके बाद बोलने अरे भाई कमाल की बात है, गलत बात मत कीजिए ना, उनका क्या गलत बात बताइए। ठीक है, नहीं मैं आपकी बात में सहमत हूँ। आप बताइए कि ये बात ऑन द स्पॉट नहीं बोली थी, सिग्नेचर गलत है, या ये बात उनको तब नहीं बोलनी चाहिए, स्क्रूटनी हो रही थी। अरे भाई आपके प्रत्याशी ने, आपने अपने प्रत्याशी खड़ा किया, वो नामांकन दाखिल करने जाता है, वो पार्टी के किसी कार्यकर्ता को प्रस्तावक नहीं बनाता, कैडर को प्रस्तावक नहीं बनाता, अपने परिवार को लोगों को प्रस्तावक बनाता है, उसके प्रस्तावक उस वक्त गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो किसकी जिम्मेदारी है? पार्टी की जिम्मेदारी है ना। क्या हो गया, इनकी जांच होनी चाहिए ना। ऐसा क्या हो गया कि प्रस्तावक ही गायब हो गए? हाँ, आप बताइए, ये जांच का विषय है कि प्रस्तावक, सबसे बड़े जांच का विषय यह है अमरिंदर त्रिपाठी कि प्रस्तावकों ने गलत सिग्नेचर क्यों किए, प्रस्तावकों ने गलत जानकारी क्यों दी, इसकी जांच होना जरूरी है। उनका गायब होना जरूरी, गायब की तो बात नहीं होगी, पहले गलत जानकारी क्यों दी, गलत सिग्नेचर क्यों किए, क्यों ऐसा हुआ, इसकी भी सबकी जांच होगी। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है और जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसकी भी जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। सूरत की जनता को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। नहीं रखता हूं और जो सत्य होता सटीक होता वही बोलता हूं। अरे भाई आप लोगों ने सूरत की जनता से वोट डालने का अधिकार छीन लिया, गलत बात है या नहीं है? बताइए लोकतंत्र के लिए कहां से अच्छी बात है कि सूरत की जनता से वोट डालने का अधिकार छीन लिया, बिना चुनाव लड़ाई अब एक व्यक्ति विजयी घोषित हो जाता है और आपकी पार्टी का व्यक्ति जो है गलत शपथ पत्र देता है, गलत सिग्नेचर करवाता है परिवार के लोगों से। ये गलत बात है। हम कन्नौज पर आएंगे, कन्नौज की बात करेंगे, अखिलेश यादव के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। देखिए अब कन्नौज पे आते हैं। देखिए पिछला चुनाव बहुत ही कम अंतरों से समाजवादी पार्टी वहां पे हार गई थी, तो हमारा कांग्रेस से उनका गठबंधन भी नहीं था और थोड़ा देखिए 12-15 हजार का फर्क तो आ ही जाता है। लेकिन इस बार कांग्रेस सपा का गठबंधन है, हमारे साथ अन्य भी कई दल है, तो इन सारी चीजों का जो फर्क 12-15 हजार का रह गया था वो पूरा होगा और सुब्रत पाठक शायद दोबारा अब वहां पे लोकसभा में ना जा पाए। और अखिलेश यादव जी देखिए डिम्पल जी से कई गुना बड़ा चेहरा है, अगर वो यहाँ पे लड़ते हैं तो बिल्कुल जो आसपास के भी जिले हैं, सेंट्रल यूपी के जो भी बाकी जिले पड़ेगा और चुनाव बहुत दमदार होने वाला है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रशासन और बाकी तंत्रों का दुरुपयोग करती है ये बात किसी छुपी हुई नहीं है, ये हर तरीके से लोगों को तोड़ने का कार्य करते हैं। और रही बात देखिए टिकट बदलने की, तो कोई एक आम बात है, हमें लग रहा है कि हमारा ये प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है तब उसको टिकट दे रहा है। देखिए 24 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के लिए और अपने पूरे भारत देश के लिए। अगर ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले भी इस चीज को लेकर बयान दिया है कि अगर 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भाजपा आ जाती है तो शायद ही कुछ कहना असंभव हो। देखिए शायद ही चुनाव 2029 में हो, तो बड़े सारे कयास लगाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल लोगों के अंदर डर का माहौल है और सारी पार्टियां सोचती है कि देखिए कैसे इस तानाशाही सरकार है इसको उखाड़ फेंका जाए और फिर से लोकतंत्र की बहाली हो देश में, यहाँ लोग कहने का हक हो और ऐसा ना हो कि सब हर चीज इतना मतलब प्राइवेसी के साथ ये लोग करते हैं कि देश का जो लोकतंत्र के साथ साथ लोगों की जो लड़ने की क्षमताएं हैं या कह लीजिए प्रदर्शन धरना करने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। देखिए भारत देश एक वीरों का देश रहा है, हमेशा गलत के खिलाफ आवाज अन्याय उठाता है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में अगर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की है तो अंग्रेजों से भी बदतर तरीके से मुकदमे लिखे गए, लोग जेल में डाले गए, मुख्यमंत्री तक जेल में डाल दिए जाते हैं, विधायक तो ऐसे समोसे जैसे लिफाफे डलते वैसे जेल में गए हैं। तो बिल्कुल ये चीजें बड़ी डरावनी है और जनता देश की समझ चुकी है इन चीजों को और अन्य विपक्षी पार्टियां भी जो इंडिया गठबंधन में जा रही हैं और हमारे अन्य मुद्दे हैं चाहे कन्नौज का हो पूरे देश में हो तो उनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं और वो लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है और बिल्कुल ये चुनाव और मजबूत होगा।
इस चलिए बात को ठीक कहने है, में ना कोई नहीं ठीक संदेह, ना है, कोई आपकी शक बात समझ, आपकी बात आ गई मेरे पास, आ गई। प्रदीप भटनागर जैसे कह रहे हैं कि इस बार जो वोटों का अंतर है ना, उन्होंने उस पर फोकस किया है कि 12,353 के आसपास का वोट का अंतर था पिछली बार की हार जीत में। इस बार ये गठबंधन में है तो उससे बाहर निकल जाएंगे और सीट निकाल ले जाएंगे, यानी कि अपनी खोई हुई जमीन ये वापस हासिल कर लेंगे और आपने जो भगवा लहरा रखा है वहां पर जो है अब साइकिल चलेगी। देखिए साहब, भगवा हमने कहीं नहीं खड़ा रखा, हमने अपनी पार्टी का झंडा खड़ा रखा है। मगर आपकी जो एक लड़ाई थी छोटी सी गुजरात की जनता को लेके वोट डालने के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी और आप उनके प्रति लड़ाई लड़े और आर्य न्यूज के माध्यम से, और ये लोकतंत्र में होना अच्छी चीज है। और जो जनता आपको देख रही है वो कहना भी चाहिए कि आर्य न्यूज ने इस विषय को उठाया जी। मगर जवाब इस चीज का बनता है कांग्रेस को कि उन्होंने गलत शपथ पत्र क्यों भरा जी, उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। पहली चीज, जिस तरह के ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र है, इस बार ये कोई कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है जो स्क्रूटनी होती है, इसमें जांच होती है और एक मौका दिया जाता है कि अगर आपके कागज में कोई दिक्कत है आप चेक कर सकते हैं। तो थोड़ी इन चीजों को आपको देख के बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आपने कन्नौज की बात करी, देखिए ये जो कह रहे हैं ना भगा देंगे, देखिए मैं बताता हूँ, सरकार सॉरी इन पार्टियों को दूसरे चुनाव में 2014 के बाद का जो चुनाव हुआ 19 के चुनाव में डिम्पल यादव को भगा दिया जनता ने, ठीक है जी, लालू के परिवार को भगा दिया, ठीक है जी, लात मार के श्री राहुल गांधी जी को भगा दिया उत्तर प्रदेश से, बागपत से भगा दिया, अजीत सिंह जी को भगा दिया, उनके बेटे को भगा दिया। जनता है, प्रजातंत्र है, किस तरीके से भगाया तो ये देख लीजिए। ये जो कह रहे हैं ना कि खिलवाड़, कानून से खिलवाड़ करते हैं, ये लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र की ही एक अच्छी सीढ़ी और सभ्यता है कि आपको लोकतंत्र की वोट से इस तरह बड़े बड़े धुरंधर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हजारों वोटों से हार गए, जयराम नरेश जैसे नहीं आ पाए, शशि थरूर जैसे हार गए, कहीं पता नहीं लगा कहाँ चले गए, ऐसी आंधी चली जनता की, और देखिए अभी आपने राहुल जी को लेकर जो शब्द बोला है, भाषा की मर्यादाएं बनी रहनी चाहिए। खत्म कीजिएगा जब आपकी बारी है, खत्म कीजिएगा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है सर, इसमें सुन लीजिए, भाषा की बात नहीं है, बात समझने की है। जो भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा में पहलवानों की सीट के पीछे राजनीति करना चाहते थे वो 0% सन्नाटा कर दिया जनता ने। तो ये तो जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस की ऐसी करनी कतरी इतनी गंदी क्यों थी, इतनी बुरी क्यों थी कि इनको हरा दे गया। और हम पे इल्जाम लगाते हैं हिंदू मुस्लिम करने का, हम पे लगाते हैं भगवाकरण करने का। अरे भाई झंडा तो हमारे झंडे में, भाजपा के झंडे में अगर लाल कलर भगवा कलर है तो काय की बुराई है? क्या कांग्रेस के नहीं है? कांग्रेस ने खुद देश का झंडा चुरा रखा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अब देश के भारत के झंडे में आपने हाथ लगा रखा है, तो कहने वाला आपको नहीं है। आधे तिरंगे से आपने मजाक ले रखा है। अगर भाजपा के झंडे में अगर भगवा है तो हरा भी है, और हरा है हरियाली का प्रतीक। तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी, समझानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को आप हिंदू मुस्लिम कह के आप जितना मर्जी आप बरकरार लीजिए, जितना मर्जी बराबरा कर लीजिए। हमें पता है कि हमने प्रदेशों के अंदर मुस्लिम समुदायों के बीच में अपनी क्या पैठ बनाई है, हमने क्या काम किया है चुनाव को लेके। और उस चुनाव को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2019 से बताया अभी, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो या किसी धर्म का हो। जो भारी बताओ से जितने भी लोकसभा को कांग्रेस को कितनी सीट मिली? आप तो हितैषी बनते हो, जिनको कभी पढ़ने नहीं दिया आपने, 1 सीट मिली बस। विधानसभा बड़ी मुश्किल 2 मिली। तो ये वोट बैंक देश का है, आप जनता को बांट के काम करते हो। हम 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, तो समझने वाली चीजें हैं। और आप जो वोट की बात करते हैं, सरदार पटेल भी 1 वोट से हार गए थे। आपके जो है शिवसेना के जो साथी हैं वो भी 1 वोट से हार गए थे महाराष्ट्र में 1 सीट। तो आप वोट की जो है पावर को समझना पड़ेगा आपको। जनता को नतमस्तक कीजिए और जनता की बात मानिए, जनता के प्रति काम कीजिए, विकास के काम कीजिए। आप मुझे ये नहीं बता पाओगे कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में इतने करोड़ के प्रोजेक्ट लाए और बनाए और जनता के लिए काम किए। अगर आप पे हो तो बता दीजिए, मैं भी थोड़ा सा जनता सुन भी लेगी, मैं भी पूछ जाऊंगा कि भाई पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी जी हैं और देश के प्रति और जनता के प्रति बिल्कुल समर्पित हैं और ये काम किया आपने लोकसभा में। बिल्कुल। अगर अमरिंदर त्रिपाठी काउंटर करना चाहें, जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता का आपके ऊपर लगा रहे हैं आरोप। बात रायबरेली की करने पहुंच गए। उन्होंने अभी राहुल गांधी की बात करी। देखिए
कांग्रेस का घोषणा पत्र ही जनता के बीच में जाके जनता के मुद्दों से बना है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हवा हवाई या वैसा नहीं जैसा आप बता रहे हो। आपने दीपेंद्र हुड्डा काउंटर कर लिया, आप एक गलत बोल गए संत स्वरूप जी चुनाव हार गए। अरे संत स्वरूप कौन सा चुनाव हार गया आप ये भी बता दीजिए। देखिए गलत फिगर फैक्ट लेके आप आते हैं। रही बात रायबरेली की, तो मैं आपको अभी रायबरेली के 5 से 10 काम गिनाऊंगा और आप बनारस के या जहाँ से अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी, वहां के आप शायद ही 2-4 काम गिना पाओ। देखिए आप किसी को झूठा बुला सकते हो, अलग बात है, लेकिन जो वहां की जनता की सच्चाई है, देखिए सबसे ज्यादा वोटर जीतने वाली सांसद सोनिया गांधी जी थी, 5 लाख से भी अधिक वोटर्स जीती थी। इतना तो मोदी जी पाए भी नहीं थे। तो ऐसे इस तथ्य लेके मत आइए कि जो लोगों को बीच में गुमराह करने का काम किया हो। और वहां की देखिए आप बनारस और उसकी तुलना कर लीजिए रायबरेली की, 10 गुना ज्यादा अंतर दिखेगा आपको। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है और 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, आप उनका तुलना कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ रायबरेली के काम क्या क्या मुझे 2 काम बता दीजिए, मुझे 2 काम, केवल 2 काम बता दीजिए, मैं आपको 50 काम गिनाऊंगा। चलिए ठीक है, 10 काम नहीं अगर आपके पास में 2 अगर गिनाने के लिए काम हो तो बता दीजिए, फिर हम अदरवाइज हम इसमें तो बताओ उस पर नहीं जाएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव जो कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं उसको लेकर, और दूसरा समाजवादी पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी बदले उसको लेकर जो है एक स्थिति बनी रही, और फिर जिस तरीके से टिकट का बंटवारा रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसके बाद लास्ट मोमेंट पर गाजियाबाद के कौशाम्बी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जहां पर डॉली शर्मा और अमरपाल शर्मा आए थे, है ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं आपके क्या नाम है अखिलेश यादव और राहुल गांधी, वहां उन्होंने कुछ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की। हम तो सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं कि जिसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर इतना कंफ्यूजन बना रहा, बार बार प्रत्याशी बदले जाते रहे, तो ये आखिरकार रणनीति में इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लूप होल है, आपकी रणनीति सही नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार थी, और इसका खामियाजा यदि पार्टी उठाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? जी देखिए ये चीजें आपको लगता होगा इसका खामियाजा होगा, पार्टी की इंटरनल स्ट्रेटेजी है कि हमें लगता है इनसे फायदा हो जाए और हम बहुत ही अच्छा इससे एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट भी लेके आएंगे। देखिए हमारी जो इंटरनल सर्वे की टीम है वो हमारी जनता के बीच में है, ऑलरेडी काम करी, संगठन के लोग भी काम में है। अगर वहां से किसी की शिकायत आती है तो वहां पे चेंजेस किए जा रहे हैं, और ये सवाल करना उन लोगों के लिए बिल्कुल जायज नहीं है जो मुख्यमंत्री भी सुबह शाम बदल देते हो, पता ही नहीं चलता क्यों बदल दिया। वो आप लोकसभा सिंबल की बदलने की बात करते हैं। खैर अभी आप पिछली बात में रायबरेली में काम की बात हो रही थी कि वहां पे क्या क्या हुआ था। नहीं अभी हम रायबरेली नहीं जा रहे हैं, हम कन्नौज पर ही हैं और अखिलेश यादव के ऊपर है। तो जो सवाल यहाँ ये उठ रहा है वो सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव के ऊपर कैसे भरोसा करें आपकी पार्टी के ही प्रत्याशी, जब तक नामांकन ना भर जाए या जब तक वो पूरी तरह क्लियर ना हो जाए। कभी भी टिकट किसी का भी कट सकता है, कोई भी कहीं भी, आपके अखिलेश यादव कहीं भी पलटी मार सकते हैं, किसी को भी लाके खड़ा कर सकते हैं, कहीं भी प्रत्याशी बदल सकते हैं। ऐसे में जो बाकी के चरण के मतदान होने हैं उसको लेकर एक स्थिति बनी हुई है। तो कैसे जो है एक जो है स्थिति क्लियर होगी, कैसे विश्वसनीयता बनेगी अखिलेश यादव की? यहां पर सवाल है अखिलेश यादव की क्रेडिबिलिटी का। जब वो प्रत्याशी का नाम अनाउंस कर रहे हैं उसके बाद बदल देते हैं, कहीं पर 2-3 बार बदल रहे हैं, तो ऐसे में मीडिया के लिए भी स्थिति बड़ी विकट है, जनता के लिए भी है। वो किसके चेहरे पे चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं? तो ये कि प्रत्याशी जो है बार बार बदला जाना, और जो प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी स्थिति बड़ी विकट है। भाई करेगा कैसे, करे क्या करे, कैसे चुनाव लड़ेगा भैया? उसे यही नहीं पता कि वो प्रत्याशी रहेगा या नहीं रहेगा। जी भटनागर जी। देखिए अखिलेश यादव की क्रेडिबिलिटी वो समाजवादी पार्टी तय करेगी और वहां के लोग इसके काम भी कर रहे हैं। और अखिलेश जी खुद इस बारे में मैंने पहले भी बोला है कि सक्षम है वो डिसाइड करेंगे, और उनकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो तय करेगी कि क्या डिसीजन लेना चाहिए और हमारा कौन सा प्रत्याशी उपयुक्त है।
चलिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए आज सर्वे करता है, चलिए ठीक है, कभी कभी तो बड़े यानी कि ठीक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड आपने कह दिया, कमेटी का जिक्र कर दिया, तो कमेटी तय नहीं कर पा रही है किसको चुनाव लड़वाना है किसको नहीं लड़वाना है। लास्ट मोमेंट तक भी कमेटी अपना फैसला बदल सकती है, तो कमेटी में ही कमी है इसका मतलब। फिर तो जो पूरी टीम है कमेटी उसी में ही कमी है फिर। यानी कि जब आप एक प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं और जनता के बीच में अलग अलग नाम लेकर जाते हैं, तो किसके ऊपर भरोसा करेगी जनता? तो चुनाव तो भरोसे के ऊपर है। यदि आप एक बार में सही नाम अनाउंस नहीं कर सकते तो फिर दूसरे आप बताइए। हर पार्टी का अपना एक स्ट्रेटेजी होती है, हर पार्टी का अपना तरीका होता है, और कुछ चीजें जो हॉट सीट होती है उनको छोड़ रखा जाता है। देखते हैं कि हमारी साथ साथ जो आस पड़ोस की सीटें वो भी इफेक्ट ना हो, तो उनसे भी चर्चा करते हैं इन चीजों को लेके। नाम चेंज करे चले जाए आप, ये तरीका होता है बार बार आप प्रत्याशियों के नाम चेंज करे जी। मैं तो छोटा सा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के बेटे बन गए थे और आजमगढ़ को गोद ले लिया था, जिन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के उन्हें लोकसभा भेजा, तो आज आजमगढ़ की जनता को क्यों भूल गए? आज उन्हें अछूत क्यों कर दिया भाई? तो इसका जवाब तो दीजिए ना। क्या जनता ने विश्वास नहीं करता अखिलेश जी पे और उनको वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा? फिर बीच में फिर उसी जनता ने बहुत बुरी तरीके से हरा के भेजा। तो ये विश्वास कैसे जगेगा? जनता आपके ऊपर विश्वास कैसे करेगी और कैसे चलाएंगे आप? देखिए, ये तो आप वही बात कर रहे थे, मोदी जी गुजरात में हार गए, गुजरात में लड़े और वहां छोड़ के आ गए। देखिए, भागने की आदत भारतीय जनता पार्टी की है। जब आजादी का युद्ध हो रहा था तब भी ये लोग भाग रहे थे, गुजरात में चुनाव हुआ वहां से भाग के यहाँ आ गए। तो देखिए, डेरा डालने वाली प्रवृत्ति अखिलेश जी की तो बिल्कुल नहीं है, और ये ऐसा भी नहीं है। देखिए, चलिए ठीक है, मैं इस पर सवाल ले लेता हूँ। पूरे प्रदेश इस पर सवाल है, इस पर सवाल ले लो उसके ऊपर, जहां भी चाहे इस पर सवाल ले लो। एक लोकतंत्र देश में ऐसा होता है कि जहां भी चाहे स्वतंत्र है, बिल्कुल लड़ाई लड़ सकता है। ठीक है, इस देश में लड़ाई करो मरो की है, तो अखिलेश जी को लगता है कि हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे तो हमारी सेना यहाँ से मजबूत रहेगी, तो वहां को खड़ा होना चाहिए। जहां पर जिसको पोटेंशियल ग्रेविटी निकल के आ रही है उनको वहां पे तैयारी कर रहा है। भागने वाली बातें थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती ना, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। चलो ठीक है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में तो वायनाड के बाद अब अमेठी से चुनाव लड़ने की बात हो रही है राहुल गांधी की, उसको वहां की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो कोई भी चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है। चलिए ठीक, नहीं ठीक है, कोई भी चुनाव कहीं से लड़ सकता है। बिल्कुल, आज भी कहता हूँ, अरे भैया हर कांग्रेसी चाहता है राहुल जी अमेठी आए, लेकिन इस तरह हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो करेगी। कई लोग खत लिख चुके हैं, अमेठी की जनता भी इस चीज को बोल रही है, और बिल्कुल आना चाहिए। मैं कांग्रेसियों नहीं लगते कह रहा हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, राहुल जी को आना चाहिए, अमेठी से लड़ना चाहिए, और हम सब दिन रात करके उनको लड़ाएंगे तन मन धन से, जितना सक्षम हम सब लोग हैं। तो हर अपनी पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है भैया हमारा नेता हमारे पास से लड़े, तो अपना बेच देने की कोशिश करेगा, और वही कन्नौज के लोग अखिलेश जी के लिए कर रहे हैं। समर्पण की भावना है और वो उनको दिखाने के कार्य किया जा रहा है जी। खैर चलिए देखते हैं। फिलहाल प्रदीप भटनागर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं अमरिंदर त्रिपाठी को? 3 दिन से विरोध हो रहा है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे कि कन्हैया कुमार को हटाया जाए, बाहर का प्रत्याशी है, और दक्षिण दिल्ली पश्चिमी दिल्ली से जी। तो उस पर क्या कहेंगे? जो विरोध हो रहा है, जो ये भारत तोड़ने के गैंग जो इन्होंने लगा दिए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या इसे लड़ लेंगे चुनाव क्या? देखिए, ये भी तो पब्लिक का इंटरेस्ट है कि वो विरोध कर रही है। करके आए हैं, नचाई के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और बहुत काम किया है। उनको लगता है कि दिल्ली में अच्छा हम लड़ सकते हैं, तो पार्टी ने उनको मौका दिया है और उनको कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को लड़वा दीजिए ना कन्हैया कुमार के बदले। राहुल जी क्यों नहीं आते लड़ने के लिए दिल्ली से? राहुल जी तो दिल्ली के चुनाव लोकसभा लड़वा दीजिए, पता लग जाएगा कितने बड़े नेता हैं। लड़ो, यूपी वाले कह रहे हैं कि आप अमेठी से लड़ो, अब आप करो दिल्ली से लड़ो। अरे वो तो लड़ जाएंगे, कितनी जगह लड़ेंगे ये तो बताइए। बुला रहा कांग्रेस ही चिल्ला रहे, दिल्ली बैठे कांग्रेस चिल्ला रहे, अमेठी में कोई नहीं बोल रहा। यहाँ बैठ के झूठ ना बोले पहले तो दिल्ली के नेता बैठे का नाम नहीं लूंगा, उसने बकायदा सर्वे करा है वहाँ पे, और लोग बकायदा बोल रहे हैं भैया हमसे भूल हुई, हम भी बड़ा आदत वाले थे। भूतपूर्व चौकीदार वीडियो होगा कि भूतपूर्व चौकीदार भूतपूर्व हवलदार के वीडियो होगा। चलिए खैर, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसको कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, आपकी कमेटी डिसाइड करती है, बहुत अच्छी बात है। जनता जब ऑन डिमांड मांगती है तब आपको अगर मुफीद लगता है कि तब तो ठीक है, और यदि जनता विरोध करती है कि नहीं प्रत्याशी बदल दीजिए,
तब तो वो ठीक नहीं है। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रत्याशी आया हो और उसको वहां पर विरोध ना हुआ हो, हर पार्टी के साथ में ये है। लेकिन जो प्रत्याशी बार बार बदल देना, ये एक सवाल है कि बार बार प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं भाई। जैसे आप कह रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, अब ये जो स्ट्रेटेजी है वो पब्लिक की समझ में नहीं आ रही। अब आपकी जगह स्ट्रेटेजी पब्लिक की समझ में नहीं आ रही तो वोट तो पब्लिक से ही मांगने हैं, है ना। तो ये एक थोड़ी सी अलग तरह की स्थिति बन जाती है और पब्लिक के लिए वोट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आखिर हम वोट करने किसको जा रहे हैं। तो एक स्ट्रेटेजी और मेरी समझ में आ रही है कि अब एक स्ट्रेटेजी बन गई है कि भैया सबने अपने आप को जो है एक ब्रांड नेता के रूप में खड़ा कर लिया है। भाई हम चाहे कोई भी प्रत्याशी खड़ा कर दे, आपको हमारे नाम पे वोट देना है। ये दोनों पार्टीज के साथ में है, चाहे कोई भी, चाहे वो। तो यदि ऐसा है तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। फिर तो जो हम कहते हैं जनप्रतिनिधि, जो जनता के बीच से एक व्यक्ति निकल कर आता है, पार्टी का कार्यकर्ता होता है, जमीनी स्तर पे काम करता है, उसको मौका मिलना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन कहीं पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो जाती है, कहीं पर कोई जो है पैसे वाला व्यक्ति आके चुनाव लड़ने लगता है और ये सब कुछ चलता रहता है। और उसको कहा जाता है भैया हमारे नाम पर, हमें ये प्रत्याशी पसंद नहीं है, लेकिन पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी वजह से हम इनको वोट दे रहे हैं। तो क्या ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है? बताइए। मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, एक ही सवाल है। दोबारा पुनः बोलेंगे? नहीं, मेरा सवाल यह है कि यदि जो भी आपकी पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, जो शीर्ष नेता हैं, यदि अपने आप को एक बड़े ब्रांड नेता के रूप में खड़ा कर लेते हैं, एक बरगद के पेड़ के रूप में खड़ा कर लेते हैं कि हम पार्टी से बड़े हो गए अब, है ना, हमारे नाम पे वोट दीजिए, हम चाहे किसी को भी खड़ा कर दें, किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दें, उसको आप वोट दीजिए, उसको जिता के भेजिए हमारे पास में। तो ये क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है? ये देखिए, आपने बरगद के पेड़ की तरह ना, बरगद की शाखाएं जो होती है वो बहुत बड़ी होती है और उसकी जड़ें जो होती है नीचे पताल तक होती है, जो शास्त्र कहता है। मगर जो पार्टियां एक सफेदे के पेड़ की तरह खड़ी है, जो एक आंधी तूफान नहीं झेल पाती और घर से गिर जाती है, ये तो उन्हें सोचना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बरगद के पेड़ की तरह है और बरगद के पेड़ की तरह एक मजबूत खड़ी है, जिसके कार्यकर्ता मजबूती से उस जड़ और उस नींव में जिस मजबूती से बैठे हैं और अपने जनता के बीच में क्या संदेश देते हैं, किस प्रकार से चुनाव में काम करते हैं, किस प्रकार सरकार आती है तो काम करते हैं, निष्पक्ष और निस्वार्थ काम करते हैं। वैसे देखिए कि वृक्ष जो दो वृक्षों का मैंने नाम लिया, अक्षय वृक्ष और जो सफेदे का पेड़ है, उसमें यही है कि आपको छांव वाला पेड़ बनना है या सफेदे की तरह पेड़ बनना है। ना तो आप बारिश में वो आपके लिए काम आएगा, ना वो आपकी छांव में काम आएगा, वो तो केवल जलने के काम आएगा। चलिए ठीक है। अमलेंद्र त्रिपाठी, समय का अभाव है। अमलेंद्र त्रिपाठी, और जी समय का अभाव। अमलेंद्र त्रिपाठी, अच्छा सवाल पूछा, या यूं कह लीजिए आपने अंतिम बॉल पे 6 मार दिया। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है देश का कि कैसे एक बड़ा सा नेता आता है जो बड़ा सी अपनी नाम की पॉलिसी करवा के और नीचे आके कहता है नहीं आप इनको मत देखिए, आप हमें वोट दीजिए। अरे भैया, क्या आप 550 से अधिक लोकसभाएं का सब पे जाके अपने नाम का ही वोट मांगोगे? आपको ये भी सोचना चाहिए हमारा लोकल का प्रत्याशी कितना काम करेगा, चाहे हमारे बीच में थानी चौकी तहसील जाके काम कराएगा, लेकिन नहीं, वो अपने नाम पे वोट मांगते हैं। और देश का ये दुर्भाग्य है कि आज का युवा, आज के लोग ज्यादातर उसके पीछे भागने का कार्य कर रहे थे 2024 से पहले, खासकर 14 से 24 के बीच में। तो ये मुस्लिम था, ये टूटने वाला है और ये उम्मीद भी की जा रही है कि अब जो ब्रांडिंग वाला चेहरा है, बड़ी बड़ी PR जिनसे गुजारा चमकाया हुआ, ये शायद 2024 के बाद काम ना करे और ऐसा तस्वीर टूटेगा। और जिस दिन ऐसे सवाल पूछने का जज्बा देश के लोगों के अंदर जाग गया ना, तो शायद ये 6 महीने भी ऐसा ये चमकदार चेहरा जो दिखाया जा रहा है ये न चले और देश की जनता भी जागरूक होकर जो उनके बीच के लोग हैं उनके हक की लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी वो। बिल्कुल। चलिए, समय का बहुत अभाव था। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हम बात कर रहे थे कन्नौज से। अखिलेश यादव अपना कल 25 अप्रैल को नामांकन भर सकते हैं और इसके साथ साथ अखिलेश यादव जो बार बार पलटी मार जाते हैं, जो सीटों का हमने आपके सामने जिक्र किया कि बदायूं, सुल्तानपुर, बागपत, मेरठ, नोएडा, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ये ऐसी सीटें हैं जहां से उन्होंने 2-2 बार या 3-3 बार प्रत्याशियों को बदला है। ऐसे में
उनके बारे में चर्चा हो रही है, उनको पलटी मार कहा जा रहा है। कैसे भरोसा करेंगे प्रत्याशी या कार्यकर्ता कि उनको जो टिकट मिला है वो फाइनल है? आने वाले चरण के चुनाव को लेकर जहां जहां से नामांकन भरे जाएंगे, जिसका नाम अखिलेश यादव ने फाइनल किया है, क्या वो वाकई मन लगाकर चुनाव प्रचार करेंगे? क्योंकि उनको यही यकीन नहीं हो पाएगा कि पता नहीं कब उनका टिकट कट जाए और किसी और को टिकट मिल जाए। ऐसे में कुछ सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।